हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। और चलिए दोस्तों, देखिए कल हम लोगों ने जो है इसका एक प्रैक्टिस सेट डाला हुआ था और ये आज जो है ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, ये उसी की मैथ और रीजनिंग है। ये 12 जुलाई जो 2022 को पेपर हुआ था, ये आपका उसी का जो है इंग्लिश और जीएस का पेपर है और इसको भी हम लोग 45 मिनट में ही सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपका नया पैटर्न है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। और दोस्तों देखिए, जो भी लोग नए लोग जुड़ते हैं भैया, सभी लोग जो है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, और सभी लोग जो है भाई वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। देखिए लाइक और शेयर नहीं आप लोग कर रहे हैं तो कर दिया करें। देखिए आपके पास से लाइक और शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से करेक्टली जो है स्पेल्ड बताना है, क्या होगा। देखो ये सभी में इनएबिलिटी के लिए स्पेलिंग लिखी हुई है, इनएबिलिटी की। तो देखो INN तो कभी भी नहीं बनेगा, तो यहाँ से ये ख़त्म कर दीजिए। फिर INABI होना चाहिए था, ABI होना चाहिए था, यहाँ पे I नहीं है, इसको भी ख़त्म कर दीजिए। फिर INABILITY, ये बिल्कुल सही लिखी है और ये भी गलत है। ठीक, तो आपके लिए थर्ड नंबर आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए सेकंड नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। इट्स टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अच्छा देखिए यहाँ पे इट्स नेवर टू लेट, कभी भी आप जो है लेट नहीं होते हैं कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे तो बिजनेस की बात है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेवर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड। चलिए अच्छा भाई देखिए, अ बेटर प्लान इज टू गोइंग एंड हैज़ अ लेविश डिनर एट अ फाइन रेस्टोरेंट। अच्छा चलिए भाई देखिए क्या है, अ बेटर प्लान इज टू गोइंग, अच्छा एंड हैज़। अच्छा जब आगे हैज़ लगा है तो इधर गोइंग की क्या ज़रूरत है, इधर गोइंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, अ बेटर प्लान इज टू गो एंड हैव अ लेविश डिनर, ये सही होना चाहिए। ये तीसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। ठीक है, तो पर्सन हु बिलीव्स a person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness is called, क्या होता है, अनार्चिस्ट होता है। तो जो अनार्चिस्ट होते हैं ये कौन होते हैं, ये अराजकतावादी होते हैं। ठीक है, तो यही इसीलिए लिखा था कि लॉलेसनेस। तो ये लोग जो है जो स्टेट में जो मतलब जो हुड़दंग, जो जितने भी ये ऐसे गैर कानूनी काम, या ये कह सकते हैं कि जो कानून को बिगाड़ने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो इसमें बिलीव करते हैं। तो इसीलिए ये कौन हो जाएंगे, ये अनार्चिस्ट हो जाएंगे, यानी कि ये अराजकतावादी हो जाएंगे। चलिए फिर लिखा हुआ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अ बलून में लीव द अर्थ विद अ चार्ज। अच्छा तो देखो LIAVE, पहली बात तो यही स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, फिर बाकी BALL होना चाहिए था, OON होना चाहिए था। कल ही बैलून की शायद स्पेलिंग आई थी, बैलून की या किसी ऐसे ही की शायद स्पेलिंग आई थी मिस स्पेल में। तो बलून की स्पेलिंग BALL ON होता है, इसमें ये भी गलत लिखा हुआ है। फिर मैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लीव की स्पेलिंग LEAV होना चाहिए था। द EARTH अर्थ बिल्कुल सही लिखा है, विद भी लिखा है, चार्ज CHARGE होना चाहिए था। तो यानी कि इसमें कई स्पेलिंग गलत हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सी स्पेलिंग इसमें कहाँ कहाँ पे मैच होती हैं। देखो A सही लिखा है, इसमें BALLON लिखा है, BALLON लिखा बिल्कुल सही। नीचे वाले में इसमें BALLUN ये काट दीजिए, BALLON काट दीजिए, BALLON ये सही है। चलिए ठीक, मैं तो लास्ट वाले में भी मैं सही लिखा, लीव उसमें सही लिखा, इसमें लाइव लिखा है तो ये गलत हो जाएगा और ऊपर वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, टाइम बचाया और पूरा सेंटेंस सारे मैच करने से अच्छा है कि आप खाली कुछ चीज़ें मैच करते चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपको यहीं से मिल जाएगा।
चलिए, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम मे कंटेंट एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर, पब्लिक एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ग्रुप्स इज ऑलरेडी वर्किंग टू प्रमोट कंजर्वेशन। अच्छा, इसने कहा, अच्छा एरर बताना था, अच्छा पब्लिक एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन, फिर टू प्रमोट कंजर्वेशन, नो एरर, ग्रुप इज ऑलरेडी वर्किंग। अच्छा, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, पब्लिक एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट कन्वर्सेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, टू प्रमोट कन्वर्सेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी सही है ये, और ग्रुप इज ऑलरेडी वर्किंग, अरे ग्रुप आर ऑलरेडी वर्किंग होना चाहिए था, यहाँ पे ग्रुप इज नहीं होगा, ग्रुप आर होगा, यहाँ पे इसमें जो सही आएगा इज की जगह पे आर आ जाएगा, बस आपका बिल्कुल सेंटेंस पूरा कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, तो क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर क्या होते हैं, जो झूठे होते हैं, क्या होते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, जो मतलब झूठे आंसू होते हैं उनको कहा जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स टीयर्स। देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्रोकोडाइल टीयर्स, फॉल्स टीयर्स हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा ये 2022 का एग्जाम का पेपर है। चलिए 8 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखो क्या लिखा है, द सडन डेथ ऑफ आवर अंकल वाज फॉर ऑल ऑफ अस, क्या हो जाएगा, तो देखो जब द सडन अचानक से डेथ ऑफ आवर अंकल, हमारे अंकल की अचानक से डेथ वाज, हमारे लिए क्या होगी, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब लोगों के लिए क्या हो गई, तो क्या हो जाएगी देखिए जेंटल, तो जेंटल तो नहीं हो सकता, ट्रेजिक हाँ ये हो सकता है, फिर डिससेसिव नहीं होगा, फ्रैगिल ये भी नहीं होगा, फ्रैगिल, ट्रेजिक हो जाएगा, क्योंकि देखो ये घटना बिल्कुल अचानक से जो है ये सबके लिए ट्रेजेडी हुई होती है, दुखद जो होती है ये घटना होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपके सामने दुखद हो जाएगा, ट्रेजिक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contains an error, select the part that contains the error if the given option, if you don't find any error mark no error as your answer। अच्छा हमें ये बताना है किस पार्ट में इसमें एरर है। I was at a party, अच्छा, with some of my friends in मुंबई, अच्छा भाई, अच्छा एक चीज़ ये आप देखिए कि लिखा हुआ आई वॉज एट अ पार्टी, इतना सही लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। विद सम ऑफ यहाँ पे OFF ही वाला होना चाहिए था, क्या लगता है आपको कि OFF ऑफ होना चाहिए था कि OF होना चाहिए था, तो यानी कि सम ऑफ होना चाहिए था, तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, OF ऑफ माई फ्रेंड्स इन मुंबई, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OFF ऑफ माने तो हटना होता है या बंद करना होता है। चलिए, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट द कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। अच्छा चलो एरर ही है, बस अलग अलग तरीके से एरर दे रहे हैं। चलिए, द थिंग अबाउट एंगर इज दैट इट कैन आइदर बीन अ हेल्पफुल इमोशन और अ डिस्करेजिंग वन। तो देखो द थिंग अबाउट एंगर इज दैट इट कैन आइदर बीन कहाँ होता है, आइदर बी होता है, ठीक है, आइदर बीन नहीं होता है, आइदर बी होता है। तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी, देखिए आइदर बीन किस में लिखा है, ये देखिए आइदर बीन सेकंड ऑप्शन में लिखा है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए गलत हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इट वाज इम्पॉसिबल, गेस व्हाट ही वाज डूइंग। अच्छा देखो उसने लिखा है इट वाज इम्पॉसिबल, अब यहाँ पे हमें खाली जगह में भरना है टू, एट, ऑन या ऑफ, तो इट वाज इम्पॉसिबल टू गेस व्हाट ही वाज डूइंग, यहाँ पे टू ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, हैव अ वेल
ऑफ अ टाइम, हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। चलिए इसका क्या हो जाता है, बी एक्सट्रीमली बिजी और वर्क, नहीं इसका बिजी और वर्क नहीं होता, इसमें शायद कुछ कॉमेडी करके फनी करके कुछ आता है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, immediate involvement of everyone present, a good thing that seems bad at first, ये भी नहीं, अभी तक तो फन वाला तो कुछ नहीं है। have an exceptionally fun, देखिए फन आ गया, और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, देखिए फन है और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस आ गया, यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बताया ना हैव अ वेल ऑफ टाइम, तो इसके लिए यहाँ पे आप फन याद रखिए कि वेल ऑफ टाइम है, इसमें फन आता है, फनी आता है, तो और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ये आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इंट्रिकेट लिखा हुआ है, ठीक है। 13 नंबर इंट्रिकेट इसका मतलब होता है बहुत फंसा हुआ, इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत फंसा हुआ, ठीक है, उलझा हुआ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो सिनोनियम देखिए कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड ही आपको पहले ही दे रखा है, तो यहाँ पे इंट्रिकेट का सिनोनियम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यानी कि फंसा हुआ, उलझा हुआ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no one improvement required. I work hardly to, अच्छा, earn bread and butter for my family. अच्छा, hardly और to, अच्छा भाई पहले तो बात तो आपकी एक चीज़ ये बताइए, हार्डली होगा तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव तो रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके साथ में ये हार्डली टू कैसे हो सकता है, हार्ड टू तो सही था, आई वर्क हार्ड टू ये सही था, बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हार्डली टू का कोई मतलब नहीं था। आई वर्क हार्ड ये भी सही था कि आई वर्क हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ, तो यहाँ पे वर्क हार्डली नहीं होगा, यहाँ पे वर्क हार्ड टू होना चाहिए था कि आई वर्क हार्ड टू, ये लिखा है सर चौथे ऑप्शन में, वर्क हार्ड टू कि अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली, यानी कि वो अपने परिवार के लिए खाना जुटाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है या कर रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ, अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ, तो वर्क अबाउट वंस हेल्थ ये हाइपोकेंड्रिक होना चाहिए था, इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल का कोई मतलब नहीं है उसके लिए, आपको हेल्थ से लिए हाइपोकेंडोर ये लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अभी मुझे इसकी मीनिंग तो नहीं याद आ रही, लेकिन ये सिर्फ मुझे ही तो ये याद था, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताया दे रहा हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली अभी ये नहीं याद है। देखिए वन वर्ड में जब याद करता था तो बहुत ऐसा कम होता था कि जो हिंदी में ना याद रहे, बहुत कम, वरना हिंदी में भी याद मैं करता था, क्योंकि मेरा मानना ये था कि अगर आपको हिंदी में याद होगा तो उसकी इंग्लिश कई बार आपके सामने आ जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी मुझे हिंदी ही नहीं याद आ रही है कि उसकी क्या है। चलिए 16 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऑल ब्रांडेड शूज आर प्राइस्ड एक्स्ट्रावेगेंटली, एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब होता है अधिक खर्चीला, ठीक है। तो जो जितने भी ब्रांडेड शूज होंगे उनके प्राइस जो होंगे बहुत हाई होंगे, या कह सकते हैं महंगे होंगे, तो उसने क्या कहा था, अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना था। देखो इकोनॉमिकली यानी कि जो आपके बजट में होगा, माइजरली कंजूसी वाला, एक्सपेंसिवली बहुत महंगा, और मॉडेस्टली ये भी आपका जो होता है कि कह सकते हैं कि इसका अपोजिट हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंटली का मॉडेस्टली जो हो जाएगा वो भी आपका अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिवली यानी कि बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ओबीडेंट मतलब आज्ञाकारी होता है, कॉम्प्लेंट, सबमिसिव, रेसिस्टेंट, चेरी। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा, देखो ओबीडेंट, कंप्लेंट और ओबीडेंट में कोई कॉमन सेंस नहीं है। सबमिसिव का मतलब भी एक तरीके का ओबीडेंट ही होता है, ठीक। रेसिस्टेंट ये होता है मना करना, क्या होता है, रेसिस्टेंट मतलब होता है विरोध, तो यहाँ पे एक आज्ञाकारी दूसरा विरोध, तो यहाँ पे ये इसका विपरीत हो जाएगा फिर, ठीक। चलिए अरे भैया कितनी इंग्लिश, 25 इंग्लिश है, 25 ऐसा लगता है बहुत बड़ी इंग्लिश हो गई, ख़त्म ही नहीं हो रही है। चलिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा चलिए, वन हु फीड्स
ऑन ह्यूमन फ्लेश, अरे कैनिबल होता है, जो इंसानों का मांस खाता है उसको कैनिबल कहते हैं, ठीक है, नरभक्षी जिसको कहते हैं कैनिबल होता है, ठीक है, क्या होता है कैनिबल, नरभक्षी, जिसको नरभक्षी कहा जाता है ये, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, फिर क्या आया, एंटोनियम फिर से आया है, तो क्या हो जाता है, अच्छा एंटोनियम है एविडेंट, अच्छा चलिए, तो देखिए एविडेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला, क्या होता है, नहीं, एविडेंट का मतलब होता है साफ सुथरा, प्रकट, जो साफ सुथरा दिखाई देता है, जैसे बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे, जिसको कह सकते हैं कि प्रकट, साफ सुथरा दिखाई देने वाला, ठीक। और ऑब्वियस मतलब होता है कि वास्तव में, स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, इरिटेबल मतलब होता है जो परेशान करने वाला होता है, और इंडिस्टिंक्ट होता है, इंडिस्टिंक्ट होता है, टिंक्ट होता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स, मॉइल लिखा है, एंटोनियम बताना है, मॉइल का तो देखिए दोस्तों मॉइल हार्ड का मतलब होता है, सॉरी मॉइल का मतलब होता है वर्क हार्ड, ठीक है, कठिन परिश्रम, और डिस्करेज का मतलब क्या हो जाता है, आपको जो पीछे खींच ले, आपको कठिन परिश्रम ना करने दे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इसका एंटोनियम हो जाएगा वो डिस्करेज हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है, इन दी फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, नाइट्रोजन इज इसेंशियल टू लाइफ, खाली जगह में देखिए क्या भरा जाएगा, अच्छा क्या है, ऑन, इनटू, इन, एट, ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन इज इसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ, कहाँ पे, अर्थ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑन आ जाएगा, ठीक। फिर क्या है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स एंड इट कैन बी इन ऑल लिविंग सिस्टम्स। चलिए देखते हैं आगे क्या है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो चुका था, 22 है, अच्छा खाली जगह भी तो ये, एक तो ये आगे पीछे हो जाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्या था, इट इज कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन एंड इट कैन बी फाइंड इन ऑल, अच्छा फाइंड होना चाहिए था यहाँ पे, चलिए ठीक है, क्या होगा, फाइंड, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइंड इन ऑल मटेरियल, मटेरियल ही तो था वहाँ पे, फाइंड इन ऑल मटेरियल इन ऑल लिविंग क्या नाम सिस्टम्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक, आर नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर, क्या होगा, प्रेजेंट होना चाहिए, फंक्शन इंस्टेंट इमीडिएट नहीं, ये होना चाहिए प्रेजेंट, क्या होगा, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स एंड पॉइजन्स, नाइट्रोजन इज क्रूशियल ऑफ लाइफ इन एक्सेस, क्रूशियल ऑफ लाइफ इन एक्सेस, क्या हो जाएगा, क्रूशियल ऑफ लाइफ इफ एक्सेस, इफ होना चाहिए था यहाँ पे, क्या होगा, इफ एक्सेस, एक तो ये आगे पीछे के चक्कर में आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, इन एक्सेस इट कैन आल्सो बी टू द इन्वायरमेंट, क्या होगा ये, रेशनल प्लीएबल ऑप्टिमाइज, हार्मफुल हो जाएगा, जब इतना परेशान है, जब इतना दिक्कत दे रहा है तो हार्मफुल ही होगा। चलिए अब देखिए सामान्य जानकारी है, ठीक है, इसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन मैंने हटा दिया था, तभी ये देखिए 76 से स्टार्ट हुआ है। चलिए तो देखिए यहाँ पे सामान्य जानकारी में, वो भी मैं मैथ और रीजनिंग भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जो प्रीवियस ईयर का है, जो मैथ मैं आपको बताऊंगा उसका तरीका इतना ज़्यादा सिंपल होगा कि आप लोग वहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे और आसानी से समझ लेंगे। इसीलिए मेरी क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, क्योंकि देखिए मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। चलिए, भारतीय संविधान का इनमें कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है?
तो देखो, सबसे पहली बात, आपको अगर ये नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं ये हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार किस भाग में आता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, ये 12 से 35 तक होते हैं। इसमें जो 23 और 24 अनुच्छेद दिया है ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है। इसमें जो 23 होता है, 23 के अनुसार क्या कहता है कि इसमें व्यापार और जो बंधुआ जो मजदूरी के लिए जो निषेध जो प्रावधान किया जाता है कि यानी में इसमें आप जो है व्यापार में और जो बंधुआ मजदूर होते हैं इनको नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 वर्ष से आयु के जो कम के बच्चे होंगे उनको आप उद्योग कारखानों जोखिम भरे काम में नहीं करा सकते हो उनसे। तो यहाँ पे आपको 23 होना चाहिए, 24 तो है नहीं, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, एक सेकंड। चलिए, निम्नलिखित में कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी। देखिए, आपको इसको पता हो और चाहे ना पता हो, क्योंकि देखिए ये 2020 का क्वेश्चन है, ये उस समय के करंट का है। पहली बात तो आपको यहाँ पे मैं सीधे बता दूं, ये भवानी देवी थी, यही गई थी, ठीक है। और बाकी पीटी उषा, पीवी सिंधु, अदिति अशोक अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा। वैसे अदिति अशोक तो मुझे भी इस समय पे अभी कंफर्म नहीं है कि ये क्या खेलती हैं, लेकिन पीवी सिंधु और पीटी उषा तो सबको पता है, अदिति अशोक के बारे में नहीं कंफर्म है। बाकी भवानी देवी ये पहली बार गई थी, तो इसलिए इनका नाम जो है ज़्यादा फेमस हो गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए, निम्नलिखित में किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी यानी कि अपवाह बेसिन है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी सॉरी। निम्नलिखित में किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है? फिर क्या लिखा है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये 4 आपको नदियां दे रखी हैं। तो इसमें आपको जो अपवाह बेसिन जो है वो गोदावरी में है। किसमें है? ठीक है। और ये भारत की वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा भी कही जाती है, ठीक है। और इसी में जो है सबसे बड़ी जल निकासी भी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नहीं सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। और ये नासिक के कौन से त्रियंबक पहाड़ी, हाँ, नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है, ठीक है, यानी कि गिर जाती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? गोदावरी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, मनुष्य में क्षुद्रांश यानी कि छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग कितने किलोमीटर की होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है और जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, बस यही तो अंतर होता है। और ये 7 से लगभग हमारे ख्याल से 7.5 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 से 7.5 मीटर लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखो, मानव शरीर में जो पाचन तंत्र जो होता है उसमें जो है उसी के अंतर्गत ये आंत आती है और इसकी लंबाई लगभग 22 फीट की मानी जाती है, ये, ठीक है। ये 2 भागों में बटी होती है। कौन कौन सी? एक तो छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत जो होती है वो लगभग 7 से 7.5 मीटर तक लंबी होती है और बाकी की जो बची हुई होती है वो किस में होती है? वो आपकी बड़ी आंत में हो जाती है। तो बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत बड़ी होती है, ये याद रखिएगा। ये उल्टा चलता है, यहाँ पे प्रोसेस जो है इसका उल्टा चलता है, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा। चलिए, 80 नंबर देखिए, तंजौर बाला सरस्वती किस संस्कृत शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? देखिए, मैंने नृत्यों के बारे में आपको पढ़ा रखा है, मैंने पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, इस तरीके से क्वेश्चन नृत्य के बारे में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो ये भरतनाट्यम की जो है ये नृत्यिका हैं, ठीक है। और इनको पद्म भूषण भी मिला था, कब? 1957 में। फिर 1977 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे। वैसे खैर इतना भी नहीं पूछेंगे, आपसे यही नाम पूछ लिया है, बहुत बड़ी बात है, ठीक। चलिए, फिर 81 नंबर देखिए कि लिखा है बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अच्छा भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, बुद्ध अवशेष, प्रार्थना कक्ष, निकासी स्थान या मठ। तो देखो, जो चैत्य का अर्थ होता है इसमें प्रार्थना कक्ष होता है। ये जो प्रार्थना कक्ष होते थे इन लोगों के, जो पूजा स्थल होते हैं उसमें प्रार्थना कक्ष होता है, ठीक है, जहाँ प्रार्थना की जाती है, ठीक। ये जो है पर्वतों को काट कर बनाए जाते थे, तो उसी को जो है ये प्रार्थना कक्ष होता था, उसी को चैत्य कहा जाता था। चलिए, फिर देखिए 82 नंबर, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसी या DIPA स्थापित की है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा और कर्नाटक।
तो किसमें इसमें जो है संवर्धन एजेंसियां यानी कि DIP स्थापित की थी, तो ये उड़ीसा में स्थापित की थी। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, ये उस समय के मैं बता दूं आपको करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, DIPA की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था, ये आप अभी अपने दिमाग में मत रखिए ना, क्योंकि आपके लिए 22 और 23 की करंट पूछी जाएगी, ना कि 21 की। ये 2021 में हुआ था, 21 मार्च 2021 में। चलिए 83 नंबर, इनमें कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? अच्छा, नर्मदा, लूणी, तापी और कृष्णा। उसने राजस्थान के बारे में बात कही है, तो राजस्थान में जो सबसे बड़ी नदी तंत्र जो निर्मित करती है वो कौन है? ये लूणी नदी। ठीक है, जो लूणी नदी है राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है, और इसमें जो है नाम, इसका जो पहले का नाम जो था वो क्या था? वो लवणवती शायद था, हाँ लवणवती था। और इसमें जो है अरावली पर्वत में इसका जो है मुहाना बनता है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप यहाँ तक याद रखिए कि ये सबसे बड़ा, राजस्थान का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो कौन है? वो लूणी नदी है। चलिए 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर से दोबारा से आया है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट मैंने GS के डाले हैं उसमें देखिएगा जाके ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो 1887 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, और यही पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यही पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत में कब आया था? ये तो सबको पता होगा, 1498 में ये कालीकाटी के जो तट था वहाँ पे पहुँचा था। ठीक है, केरल का एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे ये कालीकट जो है पड़ता है, वहाँ ये पहुँचा था। धोखे में पहुँच गया था, बाद में नाम हो गया कि इसने भारत की खोज की, निकला ये कहीं और के लिए था, पहुँच कहीं और गया था। चलिए 86 नंबर, कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली की टीम ने किस टीम को हराया? देखिए, ये भी उसी टाइम का है। ठीक है, ये 2022, वैसे तो ये 2022 का है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि पेपर भी 2022 का ही है, तो इतना पुराना आपसे नहीं पूछा जाएगा फिर भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फाइनल में दबंग दिल्ली की जो टीम थी उसने किसको हराया था? तो उसने पटना पायरेट्स को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? पटना पायरेट्स को हराया था। ठीक, 37-36 से हराकर जो है उसने ये लीग को जीत लिया था। चलिए फिर क्या लिखा है? अनफिनिश्ड अ मेमोर की आत्मकथा है दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा जोनस या आलिया भट्ट? अनफिनिश्ड अ मेमोर। अच्छा, तो ये तो हमें लगता है उसकी प्रियंका चोपड़ा की थी। हाँ, प्रियंका चोपड़ा की ही है, क्योंकि वही जो है जब से वहाँ पहुँची है तो इंग्लिश में ही लिखना इसने स्टार्ट किया, और ये अब कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गई हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं की आत्मकथा है, और इसको प्रकाशित किया गया था 9 फरवरी 2021 को। ठीक है, इसने अपनी किताब में लिखा है कि जब ये मिस वर्ल्ड बनी थी उसके बाद से लेके, और जो भी पहली फिल्म से लेके अभी तक इन्होंने जो भी काम किया है, अपने पिता की मृत्यु और जो निक जोनस से शादी वगैरह, वो सब कुछ क्या ही पढ़ना है इसके बारे में। इसके बारे में पढ़ के मिलेगा क्या? कौन सी कोई नौकरी मिल रही है? बस इतना याद कर लो कि ये पुस्तक कौन सी लिखी है। ठीक है, मृदा रहित कृषि को कहा जाता है? मृदा रहित कृषि को, अच्छा, चरगाह खेती, शुष्क खेती, हाइड्रोपोनिक्स खेती या स्थानांतरित कृषि? तो देखो, ये जो होती है हाइड्रोपोनिक्स होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में होता है क्या? इसमें जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स सोल्यूशन की मदद से बिना मिट्टी के जो है फसल उगाई जाती है। इसमें जो होती है केवल पानी या बालू या कंकड़ से की जाती है। ठीक है, इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, वैसे भी हाइड्रो का मतलब पानी होता है, तो पानी से रिलेटेड है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से की अवधि तक के लिए पद धारण करते हैं। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से कुछ चुनाव ना हो पाए या कुछ हो जाए तो उसको वो आगे बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। उसकी राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र 35 साल की होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं
आपके लिए राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए, जो कि आजकल जितने भी बेरोजगार हैं ये सब राष्ट्रपति बनने की एज पे पहुंच जाएंगे। जब 35 साल के पूरे हो जाएंगे तो आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव जरूर लड़ लेना, सरकार से विनती करना कि एक बार हमें राष्ट्रपति बना दीजिए, बस फिर उसके बाद ज़िंदगी भर बैठे बैठे खाइए। चलिए 90 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। चलिए देखिए, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स यानी कि आवृतबीजी, टेरिडोफाइट्स। देखो जो इसने कहा पादप जगत का उभयचर, उभयचर होता है जो दोनों जगह पे रह सकता है, वो ब्रायोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, उभयचर का मतलब होता है इधर का भी और उधर का भी। ठीक, ये इनका काम क्या होता है जैसे मेढक समझ लीजिए आप, ये क्या करते हैं कि ये रहते तो भूमि पर जिंदा रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये लैंगिक जनक यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए ये कहाँ जाते हैं, जल पर निर्भर होते हैं, तो इनको ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? ठोस, बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेंट, गैस, प्लाज्मा। देखो ठोस, द्रव और गैस, ये तीन तो आपको पता है। ठीक, फिर उसके बाद चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट यानी कि क्या बोलते हैं इसको, BEC। क्या बोलते हैं? BEC। ठोस, द्रव, गैस आपको पता थे, प्लाज्मा भी पता था, लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये आपको BEC के नाम से जाना जाता है। यही आपका पांचवा तत्व माना जाता है, यानी कि पांचवी अवस्था मानी जाती है, तत्व नहीं सॉरी। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है कहलाती है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्राच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। जब उसने साफ साफ कह ही दिया कि कुछ महीनों के दौरान ही नौकरी नहीं मिलती है, तो देखिए जैसे क्या हुआ जब मौसमी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कि आपके पास कि कोई मौसम चल रहा है तो आपने उसमें काम कर लिया। ठीक है, जैसे गेहूं की कटाई आ गई, गेहूं काट लिए, धान की कटाई आ गई, धान की कटाई कर ली, धान की रोपी कर ली, धान की जुड़ाई गुदाई और ये सब कुछ कर लिया, तो क्या हुआ उसमें कुछ दिन तो के लिए आपके पास काम आ गया। जहाँ पे मान लीजिए धान नहीं होता तो क्या वो गेहूं की कुटाई, गेहूं की गुड़ाई, गेहूं की कटाई और गेहूं में पानी लगाना, ये सब काम कर लेंगे। फिर क्या होगा, जहाँ पे गेहूं ही होते हैं बाकी कुछ नहीं होता तो बाकी टाइम तो वो खाली रहेंगे। तो ये क्या होता है, ये मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, और याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो मौसमी और प्राच्छन्न बेरोजगारी ही पाई जाती है। और नगरीय क्षेत्रों में ये तो ग्रामीण में हो गया, नगरीय क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, नगरीय क्षेत्रों में भैया जो है शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। जिसके लिए आप लोग सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो शिक्षित बेरोजगारी। चलिए 93 नंबर, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? अच्छा, तो देखिए बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपको पता होना चाहिए। राजा राजा प्रथम था। ठीक है, ये राजा राजा प्रथम था, तमिलनाडु में इसने ये बनवाया था। ठीक है, तमिलनाडु में ही तंजावुर के जो बृहदीश्वर मंदिर जो है वो कावेरी नदी के तट पर बना हुआ है, दक्षिणी तट पर। और ये मंदिर किसका है? ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण जो है राजा राजा प्रथम ने 1010 AD में कराया था। ठीक है, चलिए 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? अच्छा वाह, चलिए भाई ये भी देखिए, वाद्य यंत्र वगैरह ये मैंने बताया था, आप पढ़ लीजिए, इनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो अनुष्का शंकर, किशन महाराज, उस्ताद रहमान अली अहमद हुसैन। तो कौन है सितार वादक? तो सितार वादक जो इनमें से हैं वो आपके मिल जाएंगे अनुष्का शंकर। कौन? अनुष्का शंकर। बाकी जैसे देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे रवि शंकर हैं, अनुष्का शंकर हैं, उमा शंकर हैं, उमा शंकर मिश्र, बिलायत खां हैं, शाहिद परवेज हैं, बंदे हसन हैं। ठीक है, ये सब लोग जो हैं, किशन महाराज तो तबला से हैं। ठीक है, और रहमान खां जो ये उस्ताद रहमान खां जो लिखे हैं ये पंखवाज बजाते हैं, ये एक तरीके का वाद्य यंत्र होता है, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और अली अहमद हुसैन जो है ये शहनाई बजाते हैं। ठीक है, चलिए 95 नंबर देखिए, असम में वार्षिक फसल तैयार करने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ठीक, असम की क्या होती है? बहू। क्या होती है असम की? बहू, यानी कि माघ बिहू। तो असम में जब भी त्यौहार पक जाता है, मतलब त्यौहार पक जाता है बता रहे हैं, जब भी फसल तैयार हो जाती है तो उसके लिए माघ बिहू मनाया जाता है। असम में बिहू नाम के बहुत से त्यौहार हैं, कोई माघ बिहू है, कोई बिहू है, तो ये कई तरीके के बिहू हैं, बस याद रखिएगा। असम की बहू याद रखिए आप।
चलिए 96 नंबर देखिए, वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीबी और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है कहलाता है। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कहलाता है, वाणिज्यिक प्रबंधक यानी कमर्शियल मॉर्गेज। कमर्शियल तो वहाँ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो कम आय वाले व्यक्ति होंगे वो कमर्शियल में तो नहीं। चालान वित्तीय पोषण यानी कि इनवॉइस फाइनेंसिंग, ये भी नहीं। व्यक्तिगत से उनका कोई मतलब नहीं है। छोटे ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा तो सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सूक्ष्म और वित्त माइक्रो फाइनेंस। ये क्या करते हैं, ये इसमें जैसे ऋण होता है आपको, मतलब ऋण मतलब आप ब्याज लेना चाहें, कहीं से कुछ पैसा लेना चाहें उधार पे, ठीक है। और बाकी आपको इसमें बचत बीमा योजना भी होती हैं, ऋण होते हैं, और ये सब जो है आपको माइक्रो फाइनेंस ही देते हैं। चलिए 97 नंबर देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर यानी कि अनुमानित दर कितनी है। प्रजनन दर जो है उसकी अनुमानित दर कितनी है। चलिए 5.1 से लेके 5.9 तक, या 4.1 से 4.9 तक, या 2.1 से 2.9 तक, 3.1 से 3.9 तक। देखो जो प्रजनन दर है, ठीक है, तो वो 2.1 से 2.9 तक है। इसमें जो टॉप पे हैं वो है बिहार, ठीक, कितनी 3.2, उत्तर प्रदेश 3, मध्य प्रदेश 2.7, राजस्थान 2.6, झारखंड 2.5, ठीक। तो और जो निम्न प्रजनन दर वाले जो राज्य हैं 5 कौन से, तमिलनाडु 1.6, आंध्र प्रदेश 1.6, केरल 1.7, कर्नाटक 1.7 और तेलंगाना 1.7। इनमें सबसे कम प्रजनन दर है, ठीक है। प्रजनन दर का मतलब होता है कि ज़्यादा आबादी कहाँ बढ़ रही है, ठीक है। 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता। अच्छा 2021 का क्वेश्चन है, पहला महिला पदार्पण पुरस्कार किस व्यक्ति ने। तो देखिए ये पहला वहाँ का क्वेश्चन है, उससे कोई मतलब नहीं है, 2021 का करंट है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अवनी लखेरा ने जीता था ये, ठीक है। पैरा ओलंपिक में अवनी लखेरा जो है बहुत फेमस है। बुद्ध पैरा मतलब पैरालंपिक में मतलब जो लोग थोड़े से दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है, ठीक है। चलिए 99 नंबर, बुद्ध ने में ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था बुद्ध ने, बोध गया में। कहाँ प्राप्त किया था, बोध गया में, ठीक। 35 वर्ष की आयु थी तब इनकी। इन्होंने जो था वो बैसाख पूर्णिमा का दिन था जब जो बोध गया है कहाँ, बिहार में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, वाराणसी में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। सारनाथ वाराणसी में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। चलिए फिर देखिए 100 नंबर में क्या है, मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अच्छा मोहिनीअट्टम केरल, आपको पता है, बहुत सरल क्वेश्चन था ये, लेकिन फिर भी आपसे मैं अभी भी एक चीज़ बार बार कहता रहा हूँ, हर सेट पेपर में कहता आ रहा हूँ, अभी भी कहूँगा कि दोस्त शास्त्रीय नृत्य से आप जाके लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य आप जरूर पढ़ के जाइएगा, वाद्य यंत्र पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आपको ये 2-3 नंबर 100% दे देंगे, आप इससे फिर मत चूकिएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बता ही देता हूँ। जैसे देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, फिर कथक जो है उत्तर प्रदेश, कथकली मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी में जो उड़ीसा में मनाया जाता है वो ओडिसी नृत्य मनाया जाता है, मणिपुरी में मणिपुर, ठीक है, मणिपुरी में जो मणिपुरी नृत्य है वो मणिपुर में मनाया जाता है। और सत्तरिया ये असम में मनाया जाता है। ये सत्तरिया असम बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है, बिल्कुल भी गलत मत करना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब तो क्लास यहाँ पे आज समाप्त हो गई है। और दोस्तों देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी लोग दोस्त नए लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें आने वाले सारे वीडियोज़ की। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।